आज हम लोग आपकी कक्षा 10 की बोर्ड की परीक्षा में हिंदी विषय में पूछे जाने वाले बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। देखिए, अब जबकि आपने अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा दे ली है, यानी आपकी छमाही परीक्षा हो गई है, तब आपको ये अच्छी तरह से पता चल गया है कि आपके सभी विषयों में जो 20 प्रश्न हैं वो बहुविकल्पीय आएंगे और उन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको OMR शीट पर काला करके देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे में ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं इनको तैयार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये 20 नंबर के आएंगे और बोर्ड में 20 नंबर बहुत होता है। तो मैं यही आपसे कहूँगा कि जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं आप उनको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। न केवल हिंदी का बल्कि सभी विषय को आप तैयार करिए। मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं यही कहूँगा कि केवल हिंदी तैयार करिए। सारे विषय के बहुविकल्पीय प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। देखिए, यदि इन बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करने की बात की जाए तो ये प्रश्न दो तरह से आपको तैयार करने होंगे। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो सूचना पर आधारित होते हैं, फैक्ट होते हैं, यानी कहने का मतलब कि उनमें आपको कोई कुछ भी नहीं समझा सकता, वो आपको रटने पड़ेंगे। तो देखिए, जो प्रश्न रटने वाले हैं आप उसके लिए किसी का क्यों इंतज़ार करेंगे। आप उठाइए किताब या जो भी परीक्षा सीरीज आप खरीदे हैं, विद्या, राहुल, मास्टरमाइंड अवतार, जो भी खरीदे हैं, राजीव, उससे रट डालिए, किसी का इंतज़ार मत करिए। हाँ, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपको समझ के ही करने होंगे, वो बिना समझे आप नहीं कर सकते हैं, तो उसको आपको समझना पड़ेगा। तो हम लोग एक एक प्रश्न को हल करेंगे और जहाँ पर जैसी बात आएगी मैं वहाँ पर आपको बीच बीच में समझाता भी रहूँगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इन बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है। अब देखिए, ये सूचना पर आधारित है, हमारी बात को समझिए। अब हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है, इसमें आपको अध्यापक क्या समझाएगा, टीचर क्या समझाएगा, ये तो रटना है ना। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो सूचना पर आधारित प्रश्न है उसको रट डालिए, सभी विषय को रट डालिए, किसी का इंतजार मत करिए। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। यदि इसके उत्तर की बात की जाए कि हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है, पहला है ध्रुव स्वामिनी, दूसरा है मित्रता, तीसरा है साहित्यावलोकन, चौथा है साधना के पथ पर। तो देखिए, जो इसमें सही उत्तर है वो है विकल्प घ, साधना के पथ पर। ठीक है, और इसी को आपको OMR शीट पर इस तरह से काला करके इसका उत्तर देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ठूठा आम निबंध के लेखक हैं, यानी ठूठा आम निबंध के लेखक कौन है। जरा सा यहाँ पर एक बात समझ लीजिए। देखिए, ठूठा आम निबंध, तो ठूठा आम ये निबंध विधा की रचना है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको विधा भी याद करनी होगी, क्योंकि विधा पर आधारित प्रश्न भी पूछा जाता है। आप शायद मेरी बात को समझ रहे होंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि ठूठा आम एक किताब है, ठीक है, किताब है, और इसमें निबंध लिखा गया है, तो निबंध विधा की है। विधा का मतलब होता है कि जैसे कोई किताब है उसमें निबंध लिखा गया है, जीवनी लिखी गई है, कि आत्मकथा लिखी गई है, कि उपन्यास है, कि संस्मरण है, कि रिपोर्टाज है, कि रेखा चित्र है, वो उसमें लिखा क्या गया है उसको हम विधा कहते हैं। ठीक है, तो वो भी आपको तैयार कर लेना चाहिए। तो इसके उत्तर की यदि बात की जाए कि ठूठा आम निबंध के लेखक कौन हैं, तो 4 विकल्प दिया है, भगवत शरण उपाध्याय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा भगवत शरण उपाध्याय। ठूठा आम जो लिखा है वो राइटर है भगवत शरण उपाध्याय, तो यही विकल्प सही होगा और इसी को आप OMR शीट में काला करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंकाल उपन्यास के लेखक हैं, यानी कंकाल उपन्यास के लेखक कौन हैं। जैनेन्द्र कुमार, जयशंकर प्रसाद, रामविलास शर्मा, या फिर राम कुमार शर्मा। तो देखिए, ये प्रश्न सब रटने वाले हैं, सब रटने वाले हैं। इसमें कोई टीचर चाहे कि आपको कुछ समझाए तो चाह के भी वो कुछ नहीं समझा सकता, इसलिए आप रट डालिए। ठीक है, तो इसके यदि उत्तर की बात की जाए तो इसका सही उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद।
जो कंकाल उपन्यास है उसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। तो ख विकल्प सही है और इसी को आपको OMR शीट में भरना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। देखिए ये कथन पर आधारित प्रश्न है, तो इस तरह के भी प्रश्न आते हैं, आप कथन वाले प्रश्न भी जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसके सभी विकल्पों को पढ़ लेते हैं एक बार। जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध समालोचक हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय कवि के रूप में विख्यात हैं। अब इनमें से कौन सा विकल्प सही है, हमको वह छांटना है। तो चलिए एक बार सभी विकल्पों पर जरा सा विचार करते हैं। पहला है जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध समालोचक हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। जयशंकर प्रसाद जो है वो कवि हैं, उपन्यासकार, लेखक हैं और कहानीकार हैं, लेकिन ये समालोचक नहीं हैं, तो ये विकल्प सही नहीं है। दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, ये भी गलत है। डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद हैं वो आत्मकथा लेखक है, उपन्यासकार नहीं है, ये विकल्प भी सही नहीं है। अगला है रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं, हाँ ये बात सही है, रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो प्रसिद्ध निबंधकार हैं, तो हमारा विकल्प जो ग है यही सही होगा और इसी को OMR शीट में आपको भरना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बात है वो ज़रा सा समझ लीजिए। देखिए ये जो प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, ठीक है, उसको पहचानिए। कभी कभी क्या कहता है, प्रश्न को पलट देता है और लिखता है निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही नहीं है, उसे पहचान कर लिखिए। तो देखिए जब भी कथन वाले प्रश्न आए तो आप उसको भली भांति देख लीजिएगा कि यहाँ पर सही विकल्प पूछ रहा है कि जो सही नहीं है वो पूछ रहा है। ठीक है, ज़्यादातर सही वाला ही पूछता है, तो आपको लगता है कि सही ही पूछा होगा और अधूरा ही पढ़ के आप उत्तर दे लेते हैं। तो ऐसा कभी मत करिएगा, किसी भी प्रश्न को बिना पूरा पढ़े हुए कभी भी उत्तर मत दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। पहला है सुधा और हंस, दूसरा है छाया और प्रभा, तीसरा है हरिजन सेवक, चौथा है मर्यादा और हंस। तो देखिए यदि हम सुधा की बात करें तो सुधा का मतलब है जो कवि वचन सुधा है, भारतेंदु जिसका संपादन किए हैं उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ देखिए ये हंस तो मुंशी प्रेमचंद का है लेकिन सुधा नहीं है, तो ये विकल्प हमारा सही नहीं होगा। छाया और प्रभा नाम से कई लोगों ने पत्रिकाओं का संपादन किया है लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी ने इसको नहीं किया है, तो ये भी गलत है। यदि हरिजन सेवक की बात की जाए तो इस पत्रिका का संपादक वियोगी हरि ने किया है, तो ये भी गलत है क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने नहीं किया है। तो अब बचा एक विकल्प, तो अपने आप पता चल रहा है कि जो मर्यादा और हंस पत्रिकाएं हैं इनका संपादन मुंशी प्रेमचंद ने किया था। तो विकल्प घ इसमें सही होगा और विकल्प घ को ही आपको OMR शीट में काला करके उत्तर देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दीप शिखा की रचना की है, यानी दीप शिखा की रचना किसने की है? तो देखिए 4 विकल्प हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान ने, महादेवी वर्मा ने, सुमित्रा नंदन पंत ने या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। तो देखिए इसमें जो सही विकल्प होगा वो है महादेवी वर्मा ने। ठीक है, विकल्प ख इसमें सही है। देखिए जो दीप शिखा है ये महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह है। यदि इसके विधा की बात की जाए तो काव्य संग्रह, यानी इसमें उन्होंने अपनी कविताओं का संग्रह किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रेशमी टाई किस विधा की रचना है? देखिए मैं आपसे यही कह रहा था कि कभी कभी विधा भी पूछ लेता है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप विधा को भी तैयार किए रहिए। ठीक है, तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं कि रेशमी टाई किस विधा की रचना है। एकांकी, कहानी, उपन्यास या फिर निबंध।
तो देखिए ये सारे प्रश्न सूचना पर हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऐसे प्रश्न को आपको रटना पड़ेगा, कोई आपको कुछ भी समझाएगा नहीं। तो यदि इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका जो विकल्प क है ये सही है और यही आपको OMR शीट में भरना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है छायावादी युग का महाकाव्य है, यानी छायावादी युग का महाकाव्य कौन सा है? तो चलिए देखते हैं। पहला है प्रिय प्रवास, दूसरा है साकेत, तीसरा है कामायनी और चौथा है पद्मावत। तो देखिए यदि हम महाकाव्य की बात करें तो प्रिय प्रवास भी महाकाव्य है, साकेत भी महाकाव्य है, कामायनी भी महाकाव्य है और पद्मावत, ये चारों महाकाव्य हैं। लेकिन हमको बताना है कि इसमें से छायावादी युग का कौन सा है। ठीक है, तो देखिए यदि इसके उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर होगा कामायनी। जो जयशंकर प्रसाद की कामायनी है, जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के लेखक हैं, तो उनका जो कामायनी है ये उनका महाकाव्य है। देखिए उत्तर तो हमारा ग है, लेकिन सभी महाकाव्यों की बात कर ले। देखिए यदि प्रिय प्रवास की बात की जाए तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित महाकाव्य है। ठीक है, और ये आधुनिक युग का है। तो इसके जो रचनाकार हैं वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। यदि साकेत के रचनाकार की बात की जाए, इसके कवि की बात की जाए तो मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत को लिखा है। ठीक है, कामायनी जयशंकर प्रसाद छायावादी, ये तो हो ही गया है। यदि पद्मावत की बात की जाए तो पद्मावत के जो रचनाकार हैं वो है मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। तो इनके जो रचनाकार हैं उनको भी याद रखिएगा, क्योंकि ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला है प्रिय प्रवास के रचयिता हैं। तो अभी ऊपर ही मैंने बताया था कि प्रिय प्रवास भी महाकाव्य है और इसके रचयिता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो विकल्प ख इसमें सही है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए सारे प्रश्न सूचना पर आधारित हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ भी समझने जैसा नहीं है। ठीक है, तो 10वां पढ़िए। कश्मीर सुषमा के रचनाकार हैं, यानी कि कश्मीर सुषमा जो पुस्तक है, जो किताब है, उसको किसने लिखा है? तो इसमें विकल्प क है बिहारी, ख है निराला, ग है श्रीधर पाठक और घ है सुमित्रा नंदन पंत। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है श्रीधर पाठक। याद कर लीजिएगा, कश्मीर सुषमा के जो रचनाकार हैं, जो रचयिता हैं, वो श्रीधर पाठक हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब ये प्रश्न जरा सा पढ़ लीजिए, फिर हम लोग इस पे बात करते हैं। शीश पर गंगा हंसे, भुजन भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। अब देखिए यह प्रश्न रट के आप नहीं कर सकते हैं। अब ये प्रश्न रटने वाला नहीं है, ये समझने वाला प्रश्न है। पहले हम लोग प्रश्न को पूरा कर लेते हैं। अब प्रश्न कह रहा है कि ऊपर जो ये दो कविता की लाइन है, ये जो पंक्तियां हैं कविता की, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो देखिए रस आप तभी पहचान पाएंगे जब आप रस को अच्छे तरीके से समझे रहेंगे। बिना समझे इसको रट के कितना तैयार करेंगे? तो चलिए मैं रस को पहचानेंगे कैसे, इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए किसी भी काव्य में, पद्यांश में, लाइन में आए हुए रस को आप दो तरीके से पहचान सकते हैं। पहला जो तरीका है वो है उस पद्यांश में, उस कविता में कोई ऐसा शब्द आया रहे जिसको कि आप पकड़ लें, पहचान लें कि ये इस रस में आता है। जैसे इसकी हम बात करें, देखिए शीश पर गंगा हंसे, हंसे, भुजन भुजंगा हंसे, हंसने की बात हो रही है। देखिए ये शब्द अपने आप बता रहे हैं जब हंसने की बात हो रही है तो वो हास्य रस है। तो इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि पहला तरीका तो यही है कि आप जो है शब्द को पकड़ लीजिए कि आखिर इसमें कौन सा शब्द आया है। कोई रोने धोने वाला शब्द आया तो आप पकड़ लेंगे कि यार इसमें तो करुण रस है, आदमी रो रहा है। कोई खूब जोश में है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, तो शब्द पकड़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा यार इसमें तो वीर रस से बड़ा आदमी जोश में भरा है। तो समझ के आप कर सकते हैं या फिर शब्दों को पकड़ के कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, लेकिन एक बार फिर से इसको हम लोग दोहरा लेते हैं। शीश पर गंगा हंसे, भुजन भुजंगा हंसे, हास को ही दंगा भयो
नंगा के विवाह में। तो मैंने कहा शब्द पकड़ा गए, हम लोगों ने शब्द को पकड़ लिया है कि इसमें हंसी की बात हो रही है, तो इसमें हास्य रस है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ भी 2 लाइन है, इसको पढ़ लीजिए पहले, फिर बात करते हैं। हे जेवितेश उठो, यह नींद कैसी घोर है क्या तुम्हारे योग्य, यह तो भूमि सेज कठोर है। अब देखिए इसमें कोई शब्द ऐसा नहीं आया है जिसको कि आप पकड़ सकें। फिर आगे कह रहा है कि उपयुक्त पंक्ति में रस कौन सा है, रस इसमें भी पूछ रहा है। तो मैं कह रहा था कि इसमें कोई शब्द ऐसा नहीं आया है जिसको कि आप पकड़ सकें। अब इसको समझना पड़ेगा कि इसमें भाव क्या है। तो देखिए भाव इसमें क्या है कि कोई ज़मीन पर लेटा हुआ है, शायद वो बेहोश होगा या मर गया होगा, जो भी हो ये नहीं पता, लेकिन भाव यही है कि कोई बड़े दुखी होकर के कह रहा है कि हे जीवितेश उठो, ये तुमको कैसी नींद आ गई है, क्या यह तुम्हारे योग्य, यह भूमि तो सेज कठोर, ये भूमि बहुत कठोर सेज है। सेज मतलब बिछौना या पलंग होता है, तुम क्यों ऐसे सोए हुए हो। यानी वह व्यक्ति बहुत दुखी है। ये पद्यांश में भाव बता रहा है, वह व्यक्ति दुखी है। तो भावना के आधार पर हम कह सकते हैं कि इसमें करुण रस है। तो देखिए मैं यही आपसे बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि रस को पहचानने के 2 तरीके हैं। या तो आप शब्दों को पकड़ लीजिए, उसमें आया रहे, यदि शब्द नहीं आया है तो उस कविता की व्याख्या आपको आनी चाहिए कि आखिर उसमें भाव क्या है। ठीक है, तभी आप रस बता पाएंगे। और रस रटने की चीज़ नहीं है, इसको समझना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में नीर उपसर्ग कौन से शब्द में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि उपसर्ग होता क्या है। देखिए मान लीजिए कोई शब्द है दूध, कोई शब्द है दूध, ठीक है, और एक शब्द है वाला, वाला। तो देखिए ये वाला शब्द के जो पहले शब्द लगा है, यानी किसी शब्द के जो पहले लगता है ना, उसी को हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, और देखिए मान लीजिए जैसे दूसरा शब्द है अप, धन, मान, मान। अब देखिए मान के जो पहले अप जुड़ा है ना, यही उपसर्ग है। तो उपसर्ग की परिभाषा को अपने दिमाग में रखे रहिए कि जो शब्द किसी शब्द के पहले जुड़ता है वही उपसर्ग होता है। इसको शब्दांश भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में निर उपसर्ग कौन से शब्द में जुड़ा है। तो देखिए ये पहले जुड़ेगा तो यहाँ नी वा र तो आ ही नहीं रहा, तो ये तो सही हो ही नहीं सकता। निर्वाह, इसमें नी र आ रहा है, निर आ रहा है। ठीक है, अगला भी देख लेते हैं पहले। नी वे र नहीं आ रहा है, नी दा र नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि हमारा यही विकल्प सही होगा। तो उपसर्ग को पहचानना बहुत सरल होता है। इसी तरह से जैसे मैंने बताया है आप समझ लेंगे। बस आपको ये दिमाग में रखना है कि उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह भी उपसर्ग से ही संबंधित प्रश्न है, इसको पढ़िए पहले। अध्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग है, उपसर्ग जो पहले लगता है। तो देखिए पहला विकल्प है अधि, अभी, अभी, तो ध तो आ ही नहीं रहा, अभी आ रहा है, अभी, ध नहीं आ रहा है। आ, इसमें भी ध नहीं आ रहा है। अधि, ध इसी में आ रहा है, लेकिन आगे भी देख लेते हैं। अ, इसमें भी ध नहीं है। तो देखिए अपने आप पता चल रहा है कि इसमें विकल्प जो ग है वो सही है। तो देखिए उपसर्ग को पहचानना बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये पता हो कि ये आगे जुड़ते हैं। देखिए इन सवालों के माध्यम से मैं आपको ये भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे। प्रत्यय से आएगा, उपसर्ग से आएगा, रस से आएगा, और भी यदि कुछ आता है तो वहाँ भी हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, आहट प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा। प्रत्यय यानी पीछे जो जुड़ता है। तो देखिए यहाँ वट है, तो अपने आप पता चल रहा है कि नीचे यहाँ तो हट है, तो यहाँ तो हट है ही नहीं है, यहाँ हट है। आगे भी देख लेते हैं, यहाँ भी वट है, यहाँ भी वट है, तो हट केवल यहीं पे है। तो पकड़ में तो आ गया कि हमारा यही विकल्प सही है। लेकिन देखिए इसमें जो प्रत्यय है ना वो हट नहीं है, आहट है। देखिए हो जाए जगमगाहट, आहट, जगमगाहट, तो आहट प्रत्यय इसी में है। ठीक है, ये विकल्प हमारा ख सही होगा। तो देखिए मैं इस प्रश्न के माध्यम से आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हट को आप मत समझिए, इसमें जो आ की मात्रा लगी है, देखिए इसमें जो आ की मात्रा लगी है यहाँ से हट तक जो है उतना प्रत्यय है, आहट, जगमगाहट।
ठीक है। तो ऐसे शब्द से भी आपको जानना पड़ेगा कि प्रत्यय ऐसे होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भीमार्जुन में समास है, यानी आपको समास भी अच्छे तरीके से तैयार करना है। ध्यान दीजिएगा, जहाँ जहाँ से मैंने प्रश्न उठाया है उन सभी जगह से आपके विकल्प वाले प्रश्न आएंगे और उन सभी जगह को आपको तैयार करना है, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न पर विचार करते हैं। भीमार्जुन में समास है, यानी भीमार्जुन में कौन सा समास है। तो जब तक आपको समास की, ये रटने वाले प्रश्न नहीं है, ध्यान रहे, जब तक आपको समास की परिभाषा की समझ नहीं रहेगी और समास विग्रह आपको नहीं आएगा तब तक समास वाले प्रश्न आपके लिए कठिन रहेंगे। तो ये थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, कैसे भी समझ लीजिएगा, आप अपने अध्यापक को हिलाइए डुलाइए थोड़ा सा और समझ लीजिए इसको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा भीम और अर्जुन। देखिए, भीम अर्जुन का मतलब हो जाएगा, समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा भीम और अर्जुन, ये इसका समास विग्रह है। तो देखिए, जब कोई ऐसे शब्द होते हैं जब जिसका समास विग्रह करने पर और शब्द निकल करके आए, यानी इनके बीच में और शब्द छिपा हुआ है, तो वहाँ पर जो है द्वंद्व समास होता है, ध्यान रहे, ठीक है। हर समास की अलग परिभाषा है, लेकिन द्वंद्व समास में जो है बीच में और शब्द छिपा होता है और जब इसका समास विग्रह करते हैं तो और शब्द निकल के आता है। देखिए, भीम अर्जुन, भीम और अर्जुन, तो यहाँ पे द्वंद्व समास है, विकल्प ग इसमें सही होगा। तो समास को भी आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला है काज। काज शब्द का तत्सम रूप है, यानी आपको तत्सम और तद्भव भी अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि तद्भव और तत्सम से भी प्रश्न उठाता है। तो सबसे पहले क्यों ना हम थोड़ा सा तत्सम के बारे में समझ लें। देखिए, तत्सम वे शब्द होते हैं, ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, थोड़ा वीडियो जरूर बड़ी होगी लेकिन आपके काम की है। देखिए, तत्सम वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई है, यानी कि उस शब्द को संस्कृत भाषा के विद्वानों ने बनाया है और उसका प्रयोग हम हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के जब करते हैं तब हम उसको तत्सम कहते हैं, ठीक है। तो और यहीं पे आप तद्भव की परिभाषा भी जरा सा समझ लीजिए। तद्भव, तत्सम जो संस्कृत के शब्द होते हैं और उनको बिना बदले हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं वो तत्सम होते हैं, ठीक है। अब तद्भव की बात की जाए तो देखिए, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति तो संस्कृत भाषा में हुई है, यानी उनको बनाया तो संस्कृत भाषा के विद्वानों ने है, लेकिन उनमें थोड़ा सा विकार उत्पन्न करके, यानी उनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके जब उनका प्रयोग हम अपनी हिंदी भाषा में करते हैं ना, तब उसको तद्भव कहते हैं। ध्यान रहे, जब संस्कृत के शब्दों को हम बदल देते हैं और बदल करके हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं तब उसको हम तद्भव कहते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखिए, काज, ये ना संस्कृत भाषा का शब्द है, लेकिन हम लोगों ने इसको तोड़ मरोड़ दिया, इसकी ऐसी की तैसी करके हिंदी भाषा में प्रयोग किया है। तो कह रहा है कि भैया इसका शुद्ध रूप बताइए कि संस्कृत में काज को क्या कहते हैं। तो बड़ी सीधी सी बात है कि जो काज शब्द है ये तद्भव है और इसको संस्कृत में कहते हैं कार्य, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा विकल्प क, कार्य को ही हम काज कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, प्रश्न है इत्यादि का संधि विच्छेद कीजिए, यानी आपको संधियां भी तैयार करनी है और संधियों को आप रट के तो कदापि नहीं कर सकते हैं। कितना रटेंगे, आपकी क्षमता हो तो आप रट लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप यदि समझ जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, समझ ज़्यादा अच्छी रहेगी इन प्रश्नों के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके प्रश्न के उत्तर की बात करें। प्रश्न है इत्यादि का संधि विच्छेद है, यानी इत्यादि का संधि विच्छेद क्या है। इति धन आदि, इत धन आदि, इति धन आदि, इत धन यादि। तो देखिए, इसमें जो सही उत्तर है वो है इति धन आदि, इति धन आदि बराबर इत्यादि। तो विकल्प क इसमें सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है पठन्तु रूप है पठ धातु का। देखिए, ये संस्कृत के प्रश्न थोड़ा सा आपको परेशान करने वाले जरूर हैं, लेकिन यदि आप समझेंगे
तो इनको भी हल कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब ये प्रश्न कह रहा है कि आपको जो है रूप और धातु वगैरह भी तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से भी 1 से 2 प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें जो पठंत रूप है, इसमें पठ धातु का पहला विकल्प है लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, लग्न लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, या फिर लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन। इसमें कौन सा विकल्प सही है? तो देखिए इसमें जो ख वाला विकल्प है यही सही है, लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, ठीक है। तो ये कुछ 20 प्रश्न थे जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, और इसके माध्यम से मैं मुख्य रूप से आपसे ये बताना चाहता था कि कौन से प्रश्न आप स्वयं तैयार कर सकते हैं रट करके, कौन से प्रश्न थोड़ा सा आपको समझने होंगे, और प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।